दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो बुक चल रही है उसमें 11वीं क्लास में अपन वर्क पावर और एनर्जी की बात कर रहे थे और एनर्जी में अपन ने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया था। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, किस हिसाब से उनको डिफाइन करते हैं, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज दोस्तों अपन बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ है अपन सबका, लेकिन फिर रिपीट कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अपन जानते हैं कि कोई वस्तु यदि अपन को दिखाई दे रही है तो वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु को अभिविन्यासित अपन कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि किसी भी वस्तु को स्पेस में विन्यासित करने के लिए कॉन्फ़िगर ए सिस्टम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर ए सिस्टम इन स्पेस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। कहाँ चाहिए होती है, कैसे कैसे ये होती है, कैसे अपन स्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट कि स्थितिज ऊर्जा को अपन कैसे डिफाइन करें। तो किसी वस्तु को आकाश में अभिविन्यासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा, अभिविन्यासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरा अपन पॉइंट लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु को संरक्षी बल क्षेत्र में, किसी वस्तु की संरक्षी, इंपॉर्टेंट वर्ड है संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति, ये दूसरी डेफिनेशन है, और करके लिख सकते हो आप, उसकी स्थिति या अभिविन्यास, उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं कि संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी किसी भी वस्तु की स्थिति या उसको अभिविन्यासित करने के लिए आवश्यक एनर्जी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या आकाश में किसी भी वस्तु को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है। स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है, यानी निरपेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है, एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि का मतलब है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन को एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, और उससे किसी डिस्टेंस पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपन को यदि कैलकुलेट करनी है तो एक पॉइंट को अपन रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। हो सकता है कि उस पर अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लें, या शून्य पोटेंशियल एनर्जी ले लें, या अपन कोई कांस्टेंट राशि वहां मान सकते हैं। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, एक सापेक्ष राशि है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक सापेक्ष राशि है। नेक्स्ट बात क्या है कि स्थितिज ऊर्जा को केवल संरक्षी बल क्षेत्र के लिए
स्थितिज ऊर्जा को केवल संरक्षी बल क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। संरक्षी बल क्षेत्र का मतलब है कि जिसमें संरक्षी बल हो। जैसे अपन ने पढ़ा था कि संरक्षी बल वह बल है यदि किसी वस्तु को एक क्लोज पाथ के अंतर्गत अपन ए से बी और बी से वापस ए लें तो किया गया कुल कार्य शून्य होगा। किया गया कुल कार्य शून्य है तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होगा और कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो अपन डिफाइन ही किसके लिए कर रहे हैं, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए ही डिफाइन होती है। असंरक्षी बल क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की, संरक्षी बल क्षेत्र में संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को वस्तु के निर्देश बिंदु और वस्तु का निर्देश बिंदु अपन कहाँ मान रहे हैं, उसको लेंगे अपन जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। कि अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो अपन को एक निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा और उस निर्देश बिंदु को अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो क्या है, संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को वस्तु के निर्देश बिंदु जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है से वर्तमान स्थिति तक विस्थापित करने के लिए संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ये लो स्थितिज ऊर्जा है। कि एक पॉइंट है जहां पर अपन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वस्तु को अपन विस्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे तो जा नहीं रही वस्तु, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बाह्य जो कारक है, जैसे मान लो किसी वस्तु को मैं नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में उठा रहा हूं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मैं उसके विरुद्ध उठा रहा हूं उसको, तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, किए गए कार्य को कहेंगे कि भाई ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। ठीक है। निर्देश स्थिति पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। निर्देश स्थिति पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ये अपन को मानना पड़ेगा। जो अपन निर्देश बिंदु ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट, उसको अपन क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मानी जाती है, जीरो अपन लेते हैं, 0 जूल। ठीक है। तो देखिए ये स्थितिज ऊर्जा है कि किसी वस्तु को आकाश में अभिविन्यासित करने के लिए कॉन्फ़िगर ए सिस्टम, एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी संरक्षी बल क्षेत्र के लिए ही परिभाषित होती है, इंपॉर्टेंट बात है। उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है। स्थितिज ऊर्जा को केवल संरक्षी बल क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है। संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा को वस्तु के निर्देश बिंदु जहां पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य है से वर्तमान स्थिति तक विस्थापित करने के लिए संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है, निर्देश बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है, शून्य लिया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं शून्य होती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हैं जो अपन को सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो। यहां से देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की स्थिति, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा उसकी वर्तमान स्थिति से, वर्तमान स्थिति से निर्देश स्थिति, और निर्देश स्थिति को आपने क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी 0 तक वस्तु को लाने में, वस्तु को लाने में या गति कराने में, वस्तु को लाने में या गति कराने में संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। कि बाह्य बल के विरुद्ध अपन जो कार्य करते हैं उसको वर्तमान स्थिति से निर्देश स्थिति तक वस्तु को लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए स्थिति ऊर्जा और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू। इसमें जो डेल होता है वो सदिश राशि है, इसको अपन लिखते हैं माइनस GRAD, ग्रेड, और U क्या लिखा जाता है, माइनस ग्रेड U लिखा जाता है। और इसमें इस डेल का जो ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, I कैप डेल और डेल x प्लस J कैप डेल और डेल y प्लस K कैप डेल और डेल z, ये ऑपरेटर है। तो जैसे इसको लिखेंगे अपन यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू इम्प्लाइज, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप। ठीक है भाई, यहाँ से देखो ये लिख रहा हूँ मैं और u को इसके साथ में ऑपरेट कर रहा हूँ तो u सब के साथ में आएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, कि जैसे मान लो अपन एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, वाई एक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा और बल में रिलेशन। एक विमीय, केवल एक विमीय स्थिति में, एक विमीय स्थिति के लिए, एक विमीय स्थिति का मतलब है या तो एक्स एक्स हो सकता है या वाई एक्स हो सकता है, तो अपन लिखें एक्स एक्स के अनुदिश। एक विमीय स्थिति का मतलब क्या है, एक्स एक्स के अनुदिश। एक्स एक्स के अनुदिश अपन ने लिखा तो इसमें जो फोर्स आएगा वो केवल क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट ही आएगा। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू और डी एक्स। भाई अपन ने आई कैफ कंपोनेंट ले लिया इसका, एफ को भी तो अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एफ को भी अपन लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैफ प्लस एफ वाई जे कैफ प्लस एफ जेड के कैफ, क्योंकि एफ भी क्या है, एक सदिश राशि है और दोनों तरफ अपन आई कैफ के मल्टीपल का क्या कर लेंगे, तुलनात्मक स्टडी। तो एफ बराबर माइनस डी यू ओवर डी एक्स, और यहाँ से अपन डी यू निकालें तो डी यू इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, माइनस एफ इंटू डी एक्स। और अपन को यदि एक पर्टिकुलर स्थिति से दूसरी स्थिति तक कुल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो अपन क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो डी यू ये क्या हो जाएगा, यू आई से यू एफ, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। और एक्स की लिमिट कहाँ से लिख देंगे अपन, x1 से x2, x1 से क्या आ जाएगा x2। और यहाँ से अपन बात करें या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डेल एक्स, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, एंड सो। ठीक है, या एफ डेल्टा एक्स क्या है, डब्ल्यू एक्स है, भाई किया गया कार्य, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू सी।
वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन, ये अपने पास में हो जाएगा। ये अपन किसके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों? कि केवल कंजर्वेटिव, WC का मतलब है कंजर्वेटिव वर्क। क्या है ये? कंजर्वेटिव, संरक्षित क्षेत्र के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ जो C का मतलब है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वर्क डन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि मान लो y डायरेक्शन हो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए, y डायरेक्शन हो तो F इक्वल्स टू माइनस du और dy, तो ये y में सारे रिलेशन बन जाएंगे। और यदि दोस्तों z डायरेक्शन हो, केवल जो एनर्जी है वो z डायरेक्शन पे डिपेंड करे, तो माइनस du अपन क्या आ जाएगा? dz हो जाएगा। केवल एक कंपोनेंट के लिए अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यदि तीनों कंपोनेंट x पे भी निर्भर कर रहा है, y पे भी निर्भर कर रहा है और z पे भी निर्भर कर रहा है, तो वी कैन राइट f बराबर माइनस डेल u, दैट इज ग्रेडियंट u। समझ में आ गई बात? हाँ, अब देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा कभी भी क्या नहीं हो सकती भाई? ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है ना? इसी हिसाब से अपन ये पढ़े कि स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है? धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। केस पहली कि यदि बल प्रतिकर्षी है, यदि बल रिपल्सिव नेचर का है, यदि बल प्रतिकर्षी है, यदि बल प्रतिकर्षी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, धनात्मक होगी। और दूसरा क्या है? यदि बल आकर्षण प्रवृत्ति का है, आकर्षी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का यदि अपन ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, दूरी r, और इधर ये पोटेंशियल एनर्जी u। ठीक है, तो u ऊपर की तरफ है तो u पॉजिटिव, और u यदि नीचे की तरफ है तो u क्या हो गया दोस्तों? नेगेटिव। तो प्रतिकर्षी बल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? ऐसे, और आकर्षी बल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगी? ऐसे। इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आनी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि r जो दूरी है वो ध्यान से देखिए, r इंक्रीजेज, दूरी बढ़ रही है, यानी वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य दूरी। r क्या है? वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य की दूरी। r क्या है? वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य की दूरी है। यदि बढ़ रही है तो u की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, और बल आकर्षी प्रकृति का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, अवैध में आपको सत्य में पूछ सकता है। यदि r इंक्रीजेज यानी वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य की दूरी, वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य की दूरी इंक्रीज हो रही है, तो u की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। बल आकर्षी प्रवृत्ति का होगा। बल आकर्षी प्रवृत्ति का होगा, इसका मतलब माइनस का निशान है। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? यदि r इंक्रीज हो रहा है, r की वैल्यू यदि इंक्रीज है और u की वैल्यू यदि डिक्रीज है, तो बल प्रतिकर्षी प्रकृति का होगा। प्रतिकर्षी प्रकृति का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यदि r इंक्रीजेस, यहां भी r इंक्रीज हो रहा है, यहां भी r इंक्रीज हो रहा है, वस्तु तथा बल केंद्र के मध्य की दूरी r का मतलब यह है u इंक्रीजेस, u बढ़ रहा है, u बढ़ रहा है, तो बल कैसा होगा? आकर्षी। और r इंक्रीजेस, u डिक्रीजेस,
U का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षी प्रकृति का होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा साम्यावस्था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा साम्यावस्था, इसमें पक्का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ आपको सबको बहुत ध्यान से प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ क्या है भाई, ऐसे ही ग्राफ, इसमें स्थिति देखो, यहां ये ग्राफ किसका है, स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और किस में है, कण की स्थिति में, कण की स्थिति या दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए ये ए पॉइंट मैंने लगाया है, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, बी पॉइंट है, ये ए मान लेते हैं, ये बी। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट है ये सी माना अपन ने, सी पॉइंट मान लिया। इसके बाद में ये जो पॉइंट है इसको मान लिया डी। ठीक है, इसके बाद में एकदम मिड में यहाँ पर ये पॉइंट क्या मान लिया अपन ने, ई। ठीक है, इस पे ये पॉइंट पे क्या मान लिया, जी। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, एच। ठीक है, ध्यान से जो भी अपन ने पॉइंट माना उसका अपन परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें निकल के आएंगी यहां से, ये लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, यहां से देखिए, अब अपन स्पर्श रेखा प्लॉट कर रहे हैं, टेंजेंट। ठीक है, ए पे। ठीक है, ये लो, मैं यहां से कि टेंजेंट, जैसे ही मैं ए पे टेंजेंट प्लॉट करूंगा, स्पर्श रेखा प्लॉट करूंगा, तो ये स्पर्श रेखा कैसे आ गई, स्पर्श रेखा ऐसे आएगी, स्पर्श रेखा। बी पे करेंगे तो बी पे तो सीधी सीधी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सी पे प्लॉट करेंगे तो सी पे देखो स्पर्श रेखा कैसे होगी भाई, ऐसे होगी। डी पे स्पर्श रेखा ऐसे, ई पे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और जी पे कैसे होगी स्पर्श रेखा, ऐसे होगी। और एच फ्लैट है, ध्यान से देखना बात को। स्पर्श रेखा पर ये खींची है बहुत ध्यान से। स्पर्श रेखा को मैं यदि पूरा एक्स एक्सिस पे, ये क्या है मूल बिंदु O, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे यहां ले जाऊं, ध्यान से देखना बात को। ये यहां पे मैंने क्रॉस करा दिया, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, बहुत ध्यान से देखना है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। यानी इस ए के लिए यदि अपन ढाल देखें दोस्तों, देखिए यहां से मैंने स्पर्श रेखा खींची है, तो इसके लिए ढाल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। फिर बी क्या है, एक्स एक्स के समांतर है। सी की अपन बात करें, देखिए ध्यान से, सी से, सी को अपन ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आएगा। सी को अपन ध्यान से देखें तो ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, सी वाला। ऐसे डी वाला भी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन जी वाला वापस क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जैसे ही आपने जो स्पर्श रेखा खींची है, उसका आपको ढाल देखना है, किसके साथ में, दूरी के साथ में ढाल देखना है। ठीक है, दूरी के साथ में जैसे आप ढाल देखोगे तो अपन जस्ट डिस्कस करेंगे। यहां जो एफ की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। ए बिंदु पर जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बी बिंदु पे थीटा बराबर 0 है, यानी एफ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। सी बिंदु पे ढाल क्या है, पॉजिटिव। सी बिंदु पे ढाल पॉजिटिव है, तो ये देखो, ये तो क्या है, एफ इंक्रीज होना, और यहां क्या हो जाएगा, सी बिंदु पर एफ डिक्रीज होना। एफ पे पीछे की तरफ लग रही है। फिर डी पे जो सी की स्थिति है वो किसकी स्थिति है, डी की, तो डी बिंदु पे भी एफ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर ई पे कोई फ्लैट नहीं है, यानी ई पे किसी प्रकार का कोई नहीं है, तो ई पे एफ बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। फिर जी पे आप देखो, जी पे वापस क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ एफ क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ फ्लैट है तो यहाँ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए कि अपन ने ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है। इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट नीचे जाने वाला पॉइंट है, डिक्रीजिंग है। बी फ्लैट है, सी इंक्रीज हो रहा है, डी और इंक्रीज हो रहा है। ई पे क्या हो गए, एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ऊंचाई पे आ गए। जी पे वापस फ्लैट और एच पे वापस ये हो रहा है। तो अपन ने स्पर्श रेखाएं खींची और स्पर्श रेखाओं को अपन ने एक्सिस पे काटा। तो ध्यान से अपन देख रहे हैं ए और जी के लिए क्या है दोस्तों, किसके लिए, ए और जी की अपन बात करें तो
थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा। किसके लिए? ए और जी के लिए, ए और जी के लिए। तो यहाँ एफ क्या है? इंक्रीजेस, एफ देखो इंक्रीजेस। फिर सी डी दोनों के लिए क्या है? थीटा का मान जो ढाल है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी एफ की दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, देख लो चाहे। और बी ई और एच थीटा बराबर क्या है? फ्लैट है, यानी थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री, ढाल है ही नहीं, 0। तो वहां पर बल की वैल्यू क्या है? एफ बराबर 0, एफ बराबर 0 और दोस्तों क्या है? एफ बराबर 0 है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको अपन कैसे कैसे डिफाइन करते हैं वैसे वैसे देखिए। तो ये ग्राफ अपन को पॉइंट डिफाइन करने के लिए सभी क्या होंगे? इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों स्थायी साम्यावस्था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कण की वस्तु की साम्यावस्था कौन सी होगी? स्थायी होगी, अस्थायी होगी। साम्यावस्था को अपन कैसे डिफाइन करें वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चाहे अपनी 11वीं क्लास हो, चाहे 12वीं क्लास हो, चाहे अपनी यूजी हो, चाहे पीजी हो, ये कंसेप्ट अपन को हर जगह काम में आती है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दोस्तों स्थायी साम्यावस्था। किसकी बात कर रहे हैं? स्थायी साम्यावस्था। कण की स्थिति के साथ, कण की स्थिति, ये ग्राफ किसको शो करता है? कण की स्थिति के साथ, स्थिति के साथ स्थितिज ऊर्जा में, स्थिति के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को शो कर रहा है। कण की स्थिति के साथ किसको? परिवर्तन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं स्थायी साम्यावस्था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे इसको? स्टेबल, क्या कहेंगे दोस्तों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपने 12वीं क्लास की फिजिक्स में बहुत काम का पॉइंट है, 11वीं में तो है ही है, यूजी पीजी में बहुत जगह ये काम में आता है। ठीक है, कौन सी स्थिति होती है कि एक कण को अपन थोड़ा सा क्या कर दें? विस्थापित कर दें, कहीं भी, ए से कर दो, चाहे बी से कर दो, चाहे सी से कर दो, और वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। विस्थापित अपन ने तो कर दिया था उसको, लेकिन वापस वह पुनः अपनी अवस्था ग्रहण कर ले, तो उसे अपन क्या कहेंगे? स्थायी। यानी वो उस अवस्था से निकलने का प्रयास ही नहीं करता, चाहे अपन उसको कितना ही फोर्स लगा भी दे, फिर भी वह फोर्स एक बार लगाएंगे तो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट कर आ जाएगा। उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? स्थायी संतुलन की स्थिति। अर्थात अपन कैसे डिफाइन करें? जब एक कण या वस्तु को, जब एक कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर यह पुनः अपनी साम्य स्थिति में आने की प्रवृत्ति रखता है, पुनः आने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसे स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। देखिए ए बिंदु पर, अब अपन बात कर रहे हैं ए बिंदु की, ए पॉइंट पर देखिए क्या है भाई? वक्र का ढाल क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री से ज्यादा है तो अपन कहेंगे ढाल, और ढाल का मतलब क्या है भाई? du/dx, यानी वक्र का ढाल। अपन ढाल की बात कर रहे हैं, जो क्रम अपन ने बना रखा है इसका ढाल। थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है, देखिए ये रहा। तो du/dx क्या है भाई? नेगेटिव। du/dx नेगेटिव है तो अपन ऑलरेडी क्या जानते हैं? f बराबर माइनस du/dx, ये तो माइनस का निशान तो ये रहा, और f बराबर माइनस, और ये क्या है? माइनस du/dx, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? पॉजिटिव।
एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, पॉजिटिव। तो ए पॉइंट पर ढाल क्या है, नेगेटिव, इसलिए एफ क्या है दोस्तों, एफ होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हो गया ए बिंदु की बात। ठीक है, सी की बात करें, सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे देखिए क्या है भाई, ये वक्र का ढाल है, यहां पर ये लिख लो वक्र का ढाल। यहां पर देखिए वक्र का ढाल, वक्र का ढाल क्या है, सी पर देखिए थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या है भाई, पॉजिटिव है, क्योंकि भाई थीटा बराबर 90 डिग्री से कम है, और थीटा का मान यदि 90 डिग्री से कम है तो ढाल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब देखो ये डी यू अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, तो ये एफ बराबर क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि इसके लिए एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। ठीक है, यानी एफ क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, बी बिंदु पर देखिए, बी पॉइंट, वक्र का ढाल क्या है भाई, बी पर, ये स्थायी साम्य अवस्था पर बिंदु है ही नहीं, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, 0। ठीक है ना, यानी डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है, 0, इंप्लाइज दैट एफ बराबर भी क्या है, 0। और इसे अपन क्या कहते हैं, ये स्थायी साम्य अवस्था का बिंदु है। बी को अपन क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था का बिंदु, यानी बी के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, ये है स्थायी साम्य अवस्था का, स्थायी साम्य अवस्था का बिंदु है, स्थायी साम्य अवस्था का बिंदु है। और इसकी वैल्यू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0, एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स अपन, और या डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे अपन एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं कि बी पर देखिए u है, आपको ग्राफ से क्या सो रहा है कि u बराबर क्या है, देखिए मिनिमम है, कम है, एनर्जी क्या है, कम है। तो अपन b को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यही इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, b के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको भी याद रखनी है कि b बिंदु पर, बी बिंदु की अपन बात करें तो भाई u बराबर क्या है, u मिनिमम, और du बराबर क्या है, du अपॉन dx बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, d2u अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम के लिए d2u अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, d2u अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, धनात्मक। क्या है दोस्तों, धनात्मक। ठीक है, तो ये चीजें कि ए बिंदु पर ढाल क्या है, डी अपॉन डी एक्स नेगेटिव। क्यों ढाल नेगेटिव है भाई, देखिए यहां से देखिए कौन, थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री से थीटा, इसके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, किसके लिए, ए बिंदु के लिए। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ए बिंदु पर एफ पॉजिटिव है, सॉरी एफ पॉजिटिव है, तो एफ पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजेस, कौन सी डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में इंक्रीज हो रहा है। तीर का निशान क्या बता रहा है कि एफ इंक्रीजेस, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। फिर u बराबर u मिनिमम है, तो d2u अपॉन dx स्क्वायर, अपनी मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा की जो डेफिनेशन है वो अपन ने डिफाइन कर दी। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं वो कौन सी बात कहलाती हैं, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। क्लियर होगी बात। अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अस्थायी साम्य अवस्था। क्या करेंगे, अस्थायी साम्य अवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अस्थायी साम्य अवस्था कौन सी है। कि अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब ये हो गया कि कण को अपन साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर कण साम्य स्थिति से दूर जाने का प्रयास करता है। साम्य स्थिति से क्या करने का प्रयास करता है, दूर जाने का प्रयास करता है, तो वह अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। देखो डेफिनेशन क्या होगी, कण को साम्य स्थिति से, कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर
अल्प विस्थापित करने पर कण साम्य स्थिति से दूर जाने का प्रयास करता है तो यह अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। कण दूर जाने का प्रयास करता है तो ये क्या कहलाती है? अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। दूर जाता है, थोड़ा सा भी अल्प विस्थापित अपन कर दें, कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर कण साम्य स्थिति से दूर जाने का प्रयास करता है तो यह अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। देखिए पॉइंट डी बिंदु की बात करेंगे अपन। डी बिंदु पर आप ध्यान से देखिए, डी का, ठीक है, सी तक तो अपनी बातें, डी देखिए यहां से, ऐसे अपन यहां करेंगे तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री से छोटा है। तो देखिए डी बिंदु पर, डी पॉइंट क्या हो गया भाई? वक्र का ढाल du/dx पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव है तो f बराबर क्या होता है? -du/dx इंप्लाइज दैट f बराबर माइनस, ये तो पॉजिटिव है तो du/dx, तो f की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? नेगेटिव होगी। तो इसके लिए f क्या हो गया? f नेगेटिव हो गया। डी बिंदु पर देखिए नेगेटिव है तो तीर का निशान इधर है। जो सी की स्थिति है वही किसकी है? डी की स्थिति है, ठीक है। उसके बाद में जी बिंदु पर देखिए, जी बिंदु पर या जी पॉइंट पर वक्र का ढाल du/dx, जी ऋणात्मक, तो du/dx क्या है भाई? नेगेटिव, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और ई बिंदु पर, ई ये रहा, ई बिंदु पर क्या है? यह है अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु है भाई, सीधी सी बात है। थीटा बराबर क्या है? स्पर्श रेखा यह एक्स अक्ष के समांतर है तो थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। तो ढाल, वक्र का ढाल du/dx बराबर क्या है? 0, ठीक है भाई। तो ई बिंदु को अपन क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु है, अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु है। ई क्या है? अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु है, ठीक है। ई क्या है दोस्तों? अस्थायी साम्यावस्था का बिंदु, अपन याद रखेंगे इसको, ठीक है। बहुत ध्यान से अपन को ये बात देखनी है। अब अस्थायी है तो यहां से देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अपन बात करें तो मैक्सिमम है, तो एट बी बिंदु पर, सॉरी ई बिंदु पर, देखिए ई बिंदु की अपन बात करें तो ई बिंदु पर बात क्या होगी भाई? u बराबर क्या है? u मैक्सिमम, u बराबर क्या है भाई? u मैक्सिमम, अधिकतम है, ठीक है। और इसके लिए अपन ने क्या कहा है? du/dx बराबर क्या है? 0। तो du/dx 0 है तो f की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। u बराबर u मैक्सिमम, du/dx बराबर 0 है तो ये क्या हो गया? यहां पर अपन बात करें तो d2u/dx स्क्वायर क्या होगा भाई? लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि d2u/dx स्क्वायर का मान क्या होगा? ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब है ये मैक्सिमा देगा। देखिए ये मिनिमा, ऐसे ऐसे जैसे नीचे से आता है तो मिनिमा, मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमा, और यहां से मैक्सिमम से जाता है तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। ये मैक्सिमा और ये क्या हो गया दोस्तों? मिनिमा। तो ई बिंदु जो कौन सी अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है? u का मान u मैक्सिमम है, du/dx बराबर 0 है, f का मान 0 है, d2u/dx स्क्वायर लेस देन 0 है, d2u/dx स्क्वायर का मान ऋणात्मक है। दोस्तों एग्जाम में ग्राफ बन के आ सकता है और पूछ सकता है कि ई बिंदु डिफाइन है, तो ये यदि सारी बातें आ गई और आपने पढ़ा हुआ है तो सारी बातें बी बिंदु के लिए ये सत्य होंगी।
बी बिंदु के लिए आ जाएंगी, और बी बिंदु के लिए क्या आ जाएगा, u बराबर u मिनिमम डी अपॉन डी एक्स। ये बाकी तो सब आपके क्लियर है, लेकिन यहां इस बात में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये एक अपन ने सबसे पहले पढ़ी स्थायी संतुलन की स्थायी साम्य अवस्था, एक अपन ने पढ़ ली अस्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तीसरी जो साम्य अवस्था है जिसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, उदासीन साम्य अवस्था। क्या कहेंगे, उदासीन साम्य अवस्था। नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट बात क्या है, उदासीन साम्य अवस्था, कि ना तो स्थायी है न अस्थायी है, इसे अपन क्या कहेंगे, उदासीन साम्य अवस्था, नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सी है, कि कण को साम्य स्थिति से अल्फ विस्थापित करने पर भी कण पर कोई बल कार्य नहीं करता। हाँ, कण को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर भी कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो साम्य अवस्था उदासीन साम्य अवस्था कहलाती है। तो साम्य अवस्था को उदासीन साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था को उदासीन साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, एच बिंदु के लिए देखें दोस्तों, एच बिंदु पर क्या है भाई, ये उदासीन साम्य अवस्था है, u की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। उदासीन साम्य अवस्था, u बराबर क्या है, नियत। u बराबर नियत है, तो du अपॉन डी एक्स 0 और d2u अपॉन डी एक्स बराबर ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदासीन साम्य अवस्था है। अपन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कण के साम्य स्थिति से अल्फ विस्थापित करने पर भी कोई बल कार्य नहीं करता, यानी उसके लिए क्या होता है, u की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नियत। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था, ये अस्थायी, ये नियत। वैसे भी आप इसको मान लो इतनी माथापच्ची करने के अलावा यदि आप डायरेक्ट देखना चाहो तो यहाँ यदि पार्टिकल को अपन इधर फोर्स लगाएंगे चाहे इधर फोर्स लगाएंगे तो भाई ये मूव क्या करेगा, इसमें मूव करेगा, या तो पार्टिकल ऐसे मूव कर लेगा, ऐसे मूव कर लेगा, तो थोड़ा सा बी से हिलाएंगे तो वापस ही अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करेगा। ये तो वैसे ही फील हो रहा है। जैसे ई से आप देखिए पार्टिकल को चाहे इधर लुढ़का दो चाहे इधर लुढ़का दो, तो पार्टिकल जैसे ही यहाँ से चला जाएगा तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट कर आएगा, क्योंकि वो लुढ़क जाएगा। और यहाँ यदि कोई पार्टिकल है वो हिलेगा ही नहीं, थोड़ा सा खिसकाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, थोड़ा सा खिसकाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी, फिर थोड़ा सा खिसकाओगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी यहाँ पर एनर्जी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार की जो संतुलन की अवस्था है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसके ऊपर बेस ये तीनों कंडीशंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल आएंगे जिनको अपन लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल एकदम से रुक सा गया है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि अपनी बात बनी रहे, जोश बना रहे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।